स्टिल शूटिंग। चलो चलते हैं। हाँ बना टैक्स कमेटी की जो बात कर रहे हो, हाँ मतलब टैक्स कमीशन बना टैक्स। देखो टैक्स में रिकमेंडेशन जो अभी लेटेस्टली मैंने बताई थी वो तो यही थी कि भैया स्टैंडर्ड पॉलिसीज बनाना चाहिए, टैक्स इजी टू एक्सेसिबल होना चाहिए, टैक्स के मामले में ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। बाकी अगर कुछ और जीएसटी पे आगे समझिए, जीएसटी मेल लाने वाली तो कांग्रेस ही थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को। और कर सुधार में रेगुलेशन की वजह से अभी ये भी न्यूज़ है कि इस बार सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। मैंने आपको बताया क्यों टैक्स इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज के अंदर सुधार आया। अब चलो वापस आ जाओ, ये न्यूज़ बड़ा अच्छी। कितने लोगों ने कोविड के समय पे वर्कर को देख के दुख व्यक्त किया कि भैया ये छोटी सी बच्ची को कंधे पे लेके जा रहे हैं, क्या सरकार बेवकूफ़ इनके लिए 2 ट्रेनें नहीं चला सकती? सोचने की बात थी। तो बेटा ये लेख इसी पे बात करता है कि विस्थापितों की समस्या, यानी देश के अंदर एक समस्या पे तो कोई बात ही नहीं करता। हम ये कहते हैं कि यहाँ के साइंटिस्ट अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन तुमने ये सोचा कि दिल्ली का बेचारा मजदूर बिहार आ रहा है, बिहार से दिल्ली जा रहा है, यानी इंटरनल माइग्रेशन की तो कोई बात ही नहीं करता। ये सबसे बड़ी समस्या है। 2023 के अनुसार 71.1 मिलियन जो लोग हैं वो भारत में विस्थापित हो गए, मतलब यूपी वाले बिहार, बिहार वाले गुजरात, इधर से उधर। तो ये विस्थापन पे एक प्रकाश डालने की बात होती है। और ऐसा क्यों हुआ है, तो इसमें इस बार लेख तारीफ करता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, क्योंकि दोनों ने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला है, मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, घोषणा पत्र का मतलब कि हम इस बार चुनाव में ये वायदे करते हैं। ठीक है, अंदर बढ़िए एक बात चलो देखो, तो ऐसे जो वायदे हैं, तो बेटा इस तरीके के जितने भी वायदे वो निकालती है उसमें पैम्पलेट में अपनी, तो बेटा उसमें इसने ये लिखा है कि हम जितने भी विस्थापित लोग हैं इन्हें बीमा देंगे, इनके लिए सुविधाएं देंगे। लेकिन बेटा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब पहुंचा था कोविड के टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को डांटा। सरकार ने कहा कितने माइग्रेंट काम करते हैं, कितने बिहारी ट्रेन में लग के दिल्ली जा रहे हैं। सरकार बोली कोई डेटा ही नहीं है। फिर तुम लोग आगे झांसे में, सर हम लोग कैसे आ गए, क्योंकि तब सरकार ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। तब तुम्हें चलाया गया, 1000 रुपए खाते में आएंगे, एक साइकिल मिलेगी। तो उस दिन सब अमीर गरीब बन गए, सबने वेबसाइट पर पंजीकरण करा 1000 रुपए के लिए, साइकिल के लिए, है ना। कह दो नहीं किया तुम में से, मैंने तक तो किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने इसके अंदर डाला और ज्यादातर मैंने अपना काम डाला था कार चौकी और खटिया सिल्ले का। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसमें सरकार ने लिखा भी था कि जब हमारी सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी तब हम आपकी ईमेल पे मेल देंगे, आप अप्लाई कर सकते हो। रुद्रपुर वगैरह का काम भी मिला था मुझे, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा ये पेशे के खिलाफ है। ठीक है, नहीं रुपए कैसे आए, ये भी नहीं आया बेटा। रुपए उनके आए थे जो असल में लेबर थी, जिनके पास कोई ठेकेदार का प्रमाणिकता वाला मुहर वाला उनका पत्र था, और उसके तहत तुम्हें साइकिलें भी मिली। अब तुम घर बैठे, तुमने कभी भैया एक कनस्तर एक खड़ू चलाया नहीं, अब तुम जा रहे हो भैया लेबर का हक मारते हैं। तो सरकार ने तुम्हें क्या बेवकूफ बनाया, उसने जितने श्रमिक हैं खुद तो चल के आएंगे नहीं, तो उन्होंने कहा ये कर दो 1000 रुपए आएंगे, इसलिए ई श्रम पोर्टल थोड़ा 2021 में। और कईयों ने तो बच्चों ने अपने पापा का भी करा दिया, पापा आओ, पापा तुम भी आओ, समझ रहे हो। तो बेटा सरकार ने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया ई श्रम पोर्टल के नाम पे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अभी भी आज सभी ने करा हुआ रजिस्ट्रेशन, जानकारी है आपको ई श्रम पोर्टल या नहीं करी? नहीं करी होगी बच्चों ने, आपने करी नहीं पता थी, तो ये स्कैम से ये लोग बचे। ठीक है, ठीक है, तो आप समझिएगा। लेकिन सबसे मुद्दे की बात हिंदू ये कहता है कि जितने भी ये विस्थापित लोग हैं, जितने भी माइग्रेंट हैं, हाँ बस देख लो इधर, पता तुमने नरेगा भी करा था। ठीक है, 100 दिन रोजगार गारंटी योजना। अब इधर आ जाओ, इसमें टिप्पणी ये हुई है कि लेकिन किसी के भी मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा है कि हम साफ पानी देंगे, वर्किंग कंडीशन देंगे, बीमा देंगे, तुम्हारे बच्चे या फिर तुम्हारी जैसे कोई बीमारी से भयानक मौत हो जाए तो बीमा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें ये बात द हिंदू लेख कहता है कि फालतू की बातें चुनावी रैलियों में होती रहती है, लेकिन काम की बात कभी नहीं होती, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलो भाई यूरोप और हथियार, ये तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, ध्यान देना कि वीडियो बंद हो जाए, नहीं चल तो रही है, हाँ चल नहीं चले बेटा। ये समझिएगा यूरोप और हथियार। अब तुम समझो मजे की बात, ये बताओ यूरोप को सैन्य संकट से बचाने वाली संस्था का नाम क्या है? जब रशिया तेजी से बढ़ रहा था अपनी मार्क्सवाद विचारधारा को लेके, तो जितने भी वेस्टर्न देश थे उनमें अमेरिका ने एक संस्था बनाई। मेरी बात समझना, पहले 2 ही ऐसे देश होते थे बच्चों जिनके बीच में शीतकालीन युद्ध चला, पड़ा आप लोगों ने? नहीं पड़ा बेटा। रशिया और अमेरिका दोनों आपस में भिड़ रहे थे, लेकिन शांत तरीके से, डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, किसी को बीच में डाल के अटैक करेंगे। इन दोनों लोगों में से क्या करा, रशिया ने अपनी
मार्क्सवादी विचारधारा को बढ़ना शुरू करा। जब वो वापस से भागी वेस्ट की तरफ तो देश घबरा गए, तो देशों ने बेटा एक संस्था बना ली, उसका नाम था नाटो। कौन सा नाम था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इस संस्था के बनने के बाद से आज की डेट तक यूरोप इसी पे निर्भर है। तो अब मजे की बात समझो, यूरोप के अंदर एक देश है फ्रांस, उस फ्रांस के बेटा राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन। बेटा ये वही व्यक्ति है जो 26 जनवरी को फीता काट गए थे भारत में। इससे पहले किसे बुलाया जा रहा था? 2023 वाले की बात कर रहा हूँ, 24 की नहीं। इससे पहले जो बाइडेन को बुला रहे थे, लेकिन वो उम्र के चलते, घुटनों में दर्द के चलते नहीं आ पाए। ठीक है, अरे मतलब ऐसा नहीं था, व्यस्त थे वो। ठीक है, मैं यही लिखा होगा। ठीक है, तो बेटा सुनिएगा, अब इन्होंने इमैनुअल मैक्रोन ने कितनी अच्छी बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा यूरोप है उसने अपना संगठन भी बना रखा है 27 देशों का यूरोपियन यूनियन। बोले हम लोग कब तक नाटो पे डिपेंड रहेंगे? अमेरिका के पिछलग्गू हो गए। अब अमेरिका जो चाहता वो करता है, वो यूरोप के किसी भी देश के अंदर अपनी सेना को स्थापित कर दे रहा है। तो इन्होंने पहली बार इमैनुअल मैक्रोन ने जो भाषण दिया है वो गजब है। फ्रांस ने कहा है कि भैया यूरोप को अलग डिपेंडेंसी चाहिए, नाटो पे निर्भरता खत्म करो। तो ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं नाटो से विद्रोह पैदा करना, रशिया की विदेश नीति की जीत हो रही है। रशिया नाटो तोड़ने का प्रबंध कर रही है और रशिया के पास भी है 1200 पैक्ट, पता है ना। और जो 1200 पैक्ट और नाटो दोनों में वो सीएफई में। अब तुम कहोगे सीएफई क्या होता है? कोई बात नहीं, सीएफई छोड़ दो, तुम इधर ही आ जाओ बेटा। अब ईरान और इस पे इजराइल पे तो बात ही करना बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन बस ये लेख दार्शनिक, ये लेख ये टिप्पणी करता है कि पहली बार इजराइल ने बड़ा बुद्धि से काम लिया। अब जो बाइडेन का चुनाव, तो जो बाइडेन की स्थिति ऊपर रखने के लिए सुनो इस लेख क्या कहता है कि जो बाइडेन ने रुकवा दिया बड़ा हमला। मतलब दोनों ही देश आपस में चुटपुटिया हमला करके बैठ गए। अगर जो बाइडेन नहीं गए होते तो पता नहीं इजराइल ईरान आपस में एक दूसरे को बर्बाद कर देते। साथ ही इस पर टिप्पणी करिए कि ईरान अब बड़ा सशक्त महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ में रशिया आ गया है और चाइना आ गया है। तो बस ये लेख इसी बात को बताता है भैया कि इजराइल ने बड़ा हमला टाल दिया। बेवकूफ हो तुम लोग, पता नहीं कौन सा किसका हैप्पी बर्थडे लेके बैठा हुआ होगा वो। ठीक है, तो खैमनी का तो बर्थडे पे तो मिसाइल हथियार डाल दी उसने 19 अप्रैल को। अब कहीं और किसी बड़े जनरल का बर्थडे आ रहा हो, फिर कह देगा हैप्पी बर्थडे रातों रात में। तो कुछ पता नहीं भैया, ये इजराइल का मत सोचना कि उसे कोई रोक सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो बाइडेन के लिए श्रेय जाता है और जो बाइडेन के लिए कुछ जाना भी नहीं चाहिए श्रेय के अलावा। चलो भाई, अब आ जाओ दूसरी चीज। लो हमारा फेवरेट पार्ट आ गया। चलो भाई, इससे तुम बड़े खुश रहोगे। हाँ बताओ, इसके बाद योजना है ये 10 क्वेश्चन। हाँ, युवराज सिंह, अभी रुको बेटा। युवराज सिंह तो 2 में से एक है, दूसरा कौन है? अब फंसे। यार हमने जो करेंट अफेयर की वीडियो देखी थी उसमें युवराज ही बताया था। एक ही बताया था उसमें। हाँ बोलो बेटा, टीचर से आगे चल रहे हैं, टीचर से आगे चलोगे। चलो अच्छा, इस अब सुन लो। अरे मजा तो ऐसे ही आता है। देखो इसका उत्तर युवराज सिंह। युवराज सिंह कब जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से T20 में 6 छक्के मारे थे? वो तो तुम्हें भूलना ही नहीं। हाँ बस युवराज सिंह कैंसर से भी लड़के जीत रहे थे, पता है ना आपको, इन्हें कैंसर की समस्या थी। लेकिन बेटा एक चीज और समझ लो, अकेले यही नहीं है, जमाइका के तेज धावक उसेन बोल्ट भी शामिल है। वो भी बेटा पुरुष T20 वर्ल्ड कप के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उनका नाम है उसेन बोल्ट, ये मत भूलना। सही, हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो लो इसी बात पे दोनों को देख लो बेटा, ये रहे युवराज, ठीक है, और ये रहे उसेन बोल्ट। इनके नाम 100 मीटर धावक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 9 कुछ सेकंड कर दिया था। बेटा ये याद रखना, ये युवराज सिंह रहे और इन दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक की गलती मत करना, ठीक है। तो 2 ब्रांड एम्बेसडर बने T20 पुरुष के। ये T20 कौन से माह में आता है? हर साल मार्च के लास्ट सप्ताह में ही हर बार शुरू होता है। ये आपका T20 2020 वाला, अरे बताया था भैया, लिखा हुआ इसका नियम। और अभी हाल ही में भारत में T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? डेफ वाले, डेफ। गुड। युवराज सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं। इन्हें गवर्नमेंट पद दिया था पंजाब की सरकार ने, छोड़ दिया इन्हें, पता नहीं उसकी कितनी विरक्ति था, जो भी है। अर्जुन अवार्ड 2012 मिल चुका है इन्हें, ये मत भूलना। पद्मश्री 2014 मिल चुका है। बेटा 19 सितंबर का दिन 2007 का इंग्लैंड के खिलाफ कोई मत भूलना, क्योंकि इन्होंने भैया सच में उनको बना दिया था जो लिखा हुआ, ये याद रखना।
तो 666 नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने। अब ये आई और बढ़िया न्यूज, ये बताओ इसमें ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति गोपीचंद की बात हो रही है और तीसरे नंबर पर प्रनीत कौर। बेटा इन्होंने टीम में ऐसा कौन सा खेल है जिससे ये संबंधित है, पहले तो करंट अफेयर में ये बताओ, ये कौन से खेल से संबंधित है? वेरी गुड। चलो ठीक है, टीम स्पर्धा में कौन से खेल में? तीरंदाजी। कहाँ हो रहा है? शंघाई में। लेकिन बेटा ये बताओ इन तीनों ने आपस में टीम वर्क करके कौन सा मेडल जीता है? बेटा इन्होंने जीता है स्वर्ण। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं बच्चे, इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता है। याद रखना किसको हराया है? इटली को। ये हैं तीनों देवियां। तो बेटा याद रखना खेल तीरंदाजी, आर्चरी, कहाँ? शंघाई में। और इसमें से भी तुम्हें इनका नाम याद रखना पड़ेगा सबसे अधिक तरीके से, ज्योति सुरेखा वेनम, क्योंकि ये टीम में नहीं सिंगल भी गोल्ड जीती। वेरी गुड, ये 3 गोल्ड जीती हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं के अंदर, तो इनका नाम बना रहेगा। ठीक है बेटा, ये न्यूज थी। तीरंदाजी विश्व कप शंघाई, भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने तीनों टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। चलो भैया ये और अच्छा कार्यक्रम। हाँ क्या है? ग्रीन क्रेडिट है क्या? जरा ये बताओ, देखें कौन बताया है ग्रीन क्रेडिट किया है। मजा तो तभी आएगा, बताओ। हाँ हाँ भाई, हाँ तो स्टोरी सुनेंगे आज हम चालान अडानी। बेटा गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2023 में जितने भी लोग बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, वैसे रतन टाटा जो है उनकी शाबाशी देनी पड़ेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अपना जो प्लांट लगाया है वहाँ पूरा जंगली जंगल बसा दिए। ऐसा उन्होंने मजबूरी में भी करा, खुशी में भी करा। कैसे? बेटा अक्टूबर 2023 के अंदर ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम चला। जितने भी उद्यमी हैं वो जहाँ पे भी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे उनसे कहा गया कि तुम एक बसे हुए वीरान किसी एरिया में उतने ही पेड़ लगाओगे, उतने एकड़ के क्षेत्रफल में। अब अगर तुम पेड़ लगाओगे तो उससे 2 फायदे हैं। कल को तुम्हें कहीं फिर से अपनी फैक्ट्री लगानी है, प्रोडक्शन करना है, तो तुम्हें पेड़ों की संख्या का ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, ऋण मिलेगा। बात समझे? जैसे आपसे कहा जाए कि भैया ठीक है तुलसी का एक पौधा लगा दो, तो कहीं पे जाकर के एक कोई छोटा मोटा पौधा उखेड़ लो। अगर तुम एक विनाश कर रहे हो तो एक लगा भी रहे हो। लेकिन मजे की बात सुनिए, इसमें आते हैं चालान अडानी जैसे लोग। कैसे? चालान अडानी ने फोन करा कृष्णपाल को, बोले तुम कहाँ रहते हो? तो ये बोले हम भैया ललौरी खेड़ा रहते हैं। तो बोले कृष्णपाल तुम्हारे पास खेत है 6 एकड़ का? बोले हाँ। बोले कृष्णपाल आज 2024 में तुम कम से कम 1 लाख वृक्ष लगा दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। बोले हम लगा देंगे सर जी, फिर क्या होगा? बोले चिंता ना करो, उन वृक्षों की देखभाल करो, हम तुम्हें इतनी सैलरी देंगे या इतनी वैल्यू देंगे इतने इतने साल के बाद में। और वो चुपचाप से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म, वो इनसे ग्रीन क्रेडिट खरीद लेंगे कि देखो भैया ये खेत के मालिक ने मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया है ये सारी ग्रीनरी को। तो इस वजह से यही एक समस्या है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंदर। अब गवर्नमेंट इस पे रोक लगाने का प्रयास कर रही है कि हम इन्हीं लोगों से कहें, लेकिन इन्होंने जानते हो ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट तो रहता ही रहता है। तो बेटा जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, वो ऐसे ही कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है इसको कैसे रोका जाना चाहिए? क्या लगता है कैसे रोकोगे बताओ? तो बेटा कोई रोक ही नहीं पा रहा, इसीलिए तो 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट जा रही है। एनजीओ है 100 से ज्यादा, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जितना भी काम कर रहे हैं इससे तो शेड्यूल्ड ट्राइब की पूरी जाति को खतरा है। क्यों? अंडमान निकोबार का पेड़ काट डालेंगे, उससे कहेंगे ये पकड़ो 2000 रुपए, वो उसी को लेके कोसे दिंगे दिंगे वाला गाना गाता है। ठीक है, तो भैया पता चल रहा है वो दिंगे दिंगे कर रहे हैं और इधर जो है वो 2000 देके जितना निकल। तो समझो इससे शेड्यूल्ड ट्राइब की जनजाति और एवं वृक्ष जितने भारत में है उनके ऊपर एक खतरा आ गया। मुझे नीम बोई लगाना था, इसके बाद दिंगे दिंगे लगाया नहीं। ठीक है, तो याद रखना यही चल रहा है। तो इसलिए कृष्णपाल जैसे लोगों से आग्रह है कि वन कटाई में रोके, ना बेचिए। ठीक है, ये याद रखिए। ग्रीन क्रेडिट क्या है, कब शुरू करा, इसमें पूरा लेके याद रखिएगा किन किन चीजों पर प्रभाव डालता है। चलो भाई ये बताओ एससीओ, पहले तो ये बताओ एससीओ में कितने देश आते हैं? 8। हाँ यही सुनना था। 9 अभी, हाँ 9 8 हाँ 9 8 ही है। अच्छा अरे गजब, कितने देश है इसमें? 8। हाँ जुलाई 2023 में बेटा एससीओ में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो चुके हैं 9 सदस्य।
हाँ तो बेटा वही इसके 8 सदस्य पुराने थे। और तुम्हें अगर लगता हो कि चीन, भारत और पाकिस्तान ये सभी देश आपस में युद्ध में लगे रहते हैं तो नहीं, बेवकूफ बन रहे हो तुम। ये सबके सब ससुर संघाई के अंदर बैठ के हर साल मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में ऐसी ऐसी मित्रता दिखाई जाती है, ऐसी ऐसी योजनाएं दिखाई जाती हैं कि कुछ पूछो मत। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया। लो जरा देख लो अपनी खुद ही, ये देख लो, ठीक है। ये रहे एससीओ के देश और इसमें 9वां कौन बना है, तो 9वां ईरान बना है। अब इसमें जरा देशों का नाम देखो, पहले सिर्फ नाम देखो, फिर एससीओ पे और चर्चा करते हैं। बेटा चीन कट्टर दुश्मन रसिया का, तो सर रसिया तो होगा ही नहीं, रसिया ऑलरेडी बैठा है। रसिया बोला मेरे 2 बच्चे काट दें। अरे भैया कम्युनिस्ट कंट्री है एक समय पे, लेकिन अगर तुम्हें लगता हो कि रशिया इंडिया के साथ है, चीन के साथ नहीं है, तो ऐसे तो आरआईसी ट्रायंगल भी बना हुआ है। दोनों की विचारधारा एक ही, मैं सहमत है, नहीं पढ़ाया था। हाँ चलो देखो, इंडिया रशिया, उसके बाद कौन, चीन। और चीन और पाकिस्तान तो बेटा इस समय सबसे टॉप पे सहभागी चली है और इंडिया के दोनों ही शत्रु पाकिस्तान और चाइना। तो तुम्हें क्या लग रहा है जब मीटिंग होती होगी तो वो मुंह घुमा लेते होंगे, हमें हमारी एक्शन नहीं देखती? ऐसा नहीं होता है बेटा, वर्तमान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब देखना पड़ता है। तो याद रखना ये जितने देश हैं इसके अंदर एससीओ में ये 9वां बना है, लेकिन इससे भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि बेटा तुम ये समझो मामला एक पक्ष का होता जा रहा है, जरा समझो तुम। भारत की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, कोई बता सकता है? बताओ। हाँ भाई बताओ जल्दी। ईरान की ज्वाइन करने से भारत की मुश्किल क्यों बढ़ रही है एससीओ के प्रति, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? हाँ हाँ वो इसलिए सर क्योंकि अभी आपने पढ़ाया था ईरान प्लस चाइना प्लस रसिया, ईरान बहुत ज्यादा सशक्त हो रहा है, तो चाइना काट दो, ये काट दो, तुम्हारा रशिया हो गया इन्हीं के साथ में, और ईरान को काट दो। अब भैया ये भी नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? रशिया के अगेंस्ट में ये ऑलरेडी चीन के साथ है, इंडिया पूरी टीम के अंदर अकेला बचा हुआ। अब जब वो बची अकेला रहा है तो वो तो कहेगा वोट फॉर मक्का, वो कहेंगे हट फसल लगेगी आलू की, तो भैया आलू की तो फसल लगेगी। हथियार खरीदने से लेके वैश्विक व्यापार से लेकर के बेटा इंडिया के लिए समस्या की बात है। इंडिया भी बहुत नालायक है। अब इंडिया इनको धमकी दे रही है, इंडिया ये कह रही है जिस दिन तुमने ज्यादा तमाशा करा, अभी तो हम इसके सदस्य नहीं है लेकिन हम इसके सदस्य बनेंगे सीधे नाटो हो गए, तो जिस दिन तुम्हारा नाटक जितना बढ़ गया उस दिन बन जाएंगे नाटो में, खत्म खेल। ठीक है, ये बात बेटा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखिएगा संघाई कोऑपरेशन के अंदर मैंने आपको क्यों बताया, तो मैंने कल ही आपको एक चीज और बताई थी बेटा कि भारत के विदेश सचिव कौन बने? विदेश सचिव गिरिधर वर्मा ने बताया था। रक्षा मंत्री जी कौन है? कौन है भारत के रक्षा मंत्री? एच बाहर खड़े एक साल लेके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। बेटा राजनाथ सिंह के साथ में एक सचिव रहता है, वो सचिव होता है जब आईएएस का एग्जाम निकालोगे आप और आप कहीं प्रमोशन लेके कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचोगे तो आप मंत्री जी से सीधे जोड़ दिए जाओगे, ये भी पुलिस नहीं मतलब उनके साथ, तो ताकि मंत्री जी जो है उनको जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मंत्री जी फोन मिलाएंगे, बताओ क्योंकि तुम्हें आईएएस तुमने सिलेबस पढ़ा और मंत्री जी ने सिलेबस को बस साइन कर दिए कि भैया मैं मंत्री हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग ना हो तो मंत्री 3 पत्ती गिर ले देश के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये एससीओ क्यों बना था बेटा? ये 2001 में बना था, चीन में इसका मुख्यालय है। इसका सिर्फ एक ही काम था, आतंकवाद रोकेंगे, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान को इसमें जोड़ा उस दिन मेरा विश्वास ही उठ गया। ईरान टेररिस्ट प्रमोशन कंपनी, ठीक है, ऐसा भी देखा ही हमने। बस सारे आतंकवादी तो तुमने बैठा लिए। चाइना माओवादी, जहां से माओइस्ट की शुरुआती होती, सबसे बड़ा माओ है, तो बेटा ये ध्यान रखना। अच्छा, आज की डेट में संघाई कोऑपरेशन एससीओ का कोई महत्व है? ये बताओ। इसने अपनी रक्षा मंत्रियों की बैठक करी है भी अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान, इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा इसका कोई महत्व नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें बता दूं, ये याद रखना। चुनौती वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताई थी। चलो अगला बताओ। तो भारत अकेला पड़ रहा है एससीओ में। भारत कह रहा है बेटा ऑस्कर तो ले आते हैं, ले ही आए नाटो से, नाटो नहीं चल रहा। अब कोई बड़ी बात नहीं, इंडिया कोई ना कोई डील निकाल ही लेगा बीच में। हाँ, अब तुम्हें पता ही नहीं जब पैट्रियट क्या होता है तो तुम क्या बताओगे? बेटा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है, इसकी मैं बात करूं तो ये तुमने देखा होगा, जैसे मान के चलो ये ट्रक है, अब ट्रक का मतलब ये ट्रक है सर, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, तो इस पे ये कनस्तर फिट होते हैं, ये इस तरीके के मिसाइल अटैक करने के लिए। ठीक है सर, मत बनाओ सर, बहुत गंदा, दिखा दे बेटा। अमेरिका इसका उत्तर है, अमेरिका। लो देख लो, देख के पूछो है इजराइल के पास।
इजराइल के पास है, ईरान के पास है, ईरान के पास S-300 की सेम बेसिस पे बना हुआ बाबर है, बाबर 373। इजराइल के पास आयरन डोम है, S-400 रशिया के पास है, पैट्रियट, और थार किसके पास है? अमेरिका के पास है। तो बेटा इस कनस्तर के अंदर मिसाइल डाली 100-150 किलोमीटर तक, ये उधर से आते हुए सिग्नल ले लेता है, हवाई जहाज आ रहा है, बोले नीचे से उड़ा। तो ये जो पैट्रियट अमेरिका का उन्नत है, इस कंपनी का नाम मत भूलना, ये कंपनी जो है वो रेथियान है, रेथियान। जैसे इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी है? तो सर आप कह सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, उसके अलावा सर DRDO, दोनों ही सरकारी, ठीक है। ऐसी अमेरिका की कंपनी कौन सी है? रेथियान। बेटा इसे क्यों नहीं भूलना है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसे क्यों नहीं भूलना पहले समझ लो, ठीक है। ये पैट्रियट मोड रहा, और ये रेथियान कंपनी ने जारी करा है कि सिग्नल आते हैं 100 किलोमीटर पहले से, तो ये अपने आप मिसाइल दाग के उनको बर्बाद कर देता है, ठीक है। ये देखो, इसी ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को और उन्नत बनाने की बात करी है। इसके अंदर एक और सिस्टम लगा रहे हैं बेटा, जिसको बोला जाएगा NASAMS, यानी इस मिसाइल का काम है सतह से हवा में मार करने वाला, इसे सैम बोलते हैं। सैम का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, बस इतना याद रखना। इसी के अंदर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और उन्नत कर ली है, NASAMS। तो बेटा जो सैम है वो तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो NA का मतलब क्या हुआ? NA का कोई मतलब नहीं हुआ। चलो अब इसको बता लो, इसका उत्तर दीजिए। फीफा को जानते हो? फीफा मैड्रिड स्पेन है ना। प्रश्न पढ़िए अच्छे से, पढ़ो भाई अनमोल मिश्रा। प्रश्न कह रहा है कि फेडरेशन इंटरनेशनल टी फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रसिद्ध कंपनी है बेटा अराम्को को फीफा टूर्नामेंट का स्पॉन्सर घोषित किया। अराम्को किस देश की कंपनी? बेटा अभी 2027 तक, हाँ 2027 तक जितने भी फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे सब अराम्को स्पॉन्सर करेगा। लेकिन ये अराम्को जो कंपनी है वो किस देश की है? बताओ भाई बच्चों। बेटा बिल्कुल, वेलकम टू दुबई। अभी तो भैया ये देखो लो, सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में क्या निकलता है? तेल, ऑयल। 60% जो है ये गल्फ पर्शियन खाड़ी के पास जो देश बने हैं वही तेल सप्लाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए बेटा चीन और रशिया का ईरान से जुड़ना, इन तेल एक्सपोर्टर से जुड़ना भारत के लिए चिंताएं व्यक्त करता है। ईंधन सप्लाई हो जाएगी। तुम तो नेपाल का ही रोक के खुश थे 3 साल पहले कि हम नहीं भेजेंगे, नेपाल का मत भेजो, हम भी ले लेंगे दूसरे देश, ठीक है। बेटा याद रखना ये फीफा क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कब बना था? 1904 में। इसका हेडक्वार्टर याद रखना स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड क्यों? क्योंकि हाल ही में नेस्ले कंपनी पर जो इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बना थी, सेरेलैक, उसको लेकर के विवाद हुआ था। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने स्विट्जरलैंड की कंपनी पर दावा ठोक दिया। और मैगी कहाँ की है? नेस्ले स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड फेमस है कि ये शांत देश है, न्यूट्रल देश है। स्विट्जरलैंड में ही 47वीं पीस वार्ता होने वाली है, जिसमें यूक्रेन और आपका रशिया दोनों को इनवाइट करा, लेकिन रशिया ने मना कर दिया। तो यूक्रेन के आए थे यहीं पे इंडिया में बुलाने के लिए मोदी जी को, उनके साथ में आए थे उनके विदेश मंत्री, ठीक है, गुलेपो करके पढ़ाया था। तो गुलेपो जो आए थे वो फोटो खिंचवाए थे मोदी जी के साथ। तो मैंने बताया था कि उनके यहाँ मिसाइलें गिर रही है, वो यहाँ घूम रहे हैं। अब आया अब तुम्हें क्यों याद रखना? बेटा याद रखना 2027 तक सभी टूर्नामेंट कौन स्पॉन्सर करेगा? अराम्को। ये बताओ वायुसेना को कितने मेडल दिए गए? बिल्कुल ठीक बता रहे बच्चे, हाँ कितने मेडल दिए गए? हाँ भाई लांसी कैलकुलेट कर, इधर से जाओगे तो 49, 50। बेटा 51 दिए गए हैं। 51 पता नहीं भारत में चल क्या रहा है। चीन को 101 बिलियन दे रहे हैं, इधर 51 पता नहीं शादियों का टाइम चल रहा है तो 182 बांट रहे हैं। 51 101 अभी और निकलेगा 251 रुपए, ठीक है। याद रखिएगा वायुसेना को ये मेडल कहाँ दिए गए? नई दिल्ली में एक सेरेमनी का इनॉग्रेशन किया गया। इसके अंदर बेटा हमारी वायुसेना के अंदर 3 विजेताओं, मतलब विजेताओं को अलग अलग मेडल बांटे गए, ठीक है। 3 को युद्ध सेवा, 7 को वायु सेवा, 13 को फिर से वायु सेवा और 28 को विशिष्ट सेवा पदक शामिल किए गए। नीचे वाला बाइफर्केशन कतई मत याद रखो, क्या याद रखो, सीधी बात है, क्यों तुम अपने दिमाग में बोल रहा हो। कितने दिए गए? 51, ठीक है। इस समारोह का नाम याद रखना, अलंकरण समारोह। अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, अलंकरण का मतलब ही सम्मानित करना ही होता है, प्रतिष्ठा प्रसिद्धि। लिखा लिखते चलो। हाँ बेटा समझ आ रहा है? सबसे पहले कोई नहीं है, टक्कर पर काम हो रहा है। अरे यार तो दिल्ली तो क्वेश्चन लिखा है नाओमी ओसाका, क्या कह रहे है ना, हम तो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं।
देखो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि तुम्हें किस पार्टी को रंग के जो मेरा है कुर्ते का उसी में देना है वोट, मैं बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हो पढ़ा लिखा कोई भी बन जाता तो कर देगा। चलो वोट देनी कहाँ दी, नीला कलर नहीं लगा तो तुम्हारे लगा। चलो बेटा ये लिखा वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कितने? इसके बाद में एक दो प्रश्न और है, फिर तुम्हारे लिए मैं लेके आना हूँ ऐसे क्वेश्चन, खतरनाक, मजा आता है। चलो बताओ किस भारतीय को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करा? तो बेटा ये जो जीना जस्टिस है तुम्हें खुश होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेटा ये छत पे जाने वाला जीना नहीं है, ये बेटा ये जीना का मतलब ये है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शिक्षिका को जो कि भारतीय मूल की हैं उन्हें कैम्ब्रिज में शिक्षक पुरस्कार मिला है। ये ध्यान रखना, ये जो जीना जस्टिस है बेटा ये किस मूल की हैं? तो बेटा ये भारतीय मूल की निकले। सलोनी बढ़ जाएंगे सोमत बेटा ये केरल से ताल्लुकात रखती है। केरल में स्थान है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। हाँ वेरी गुड, और एक और बोल लो। हाँ पूरी राइमिंग चल रही, तिरुवनंतपुरम उधर से। हाँ और भी धोखे से जो ऑप्शन गलत निकल गया तब तो आपकी बात करो। बेटा जीना जस्टिस जो है इनको कैम्ब्रिज में शिक्षक पुरस्कार मिला है, इसके लिए नामित किया गया था। इनको ये पुरस्कार जो दिया गया कहाँ दिया गया ये सुन लो, कैम्ब्रिज में नहीं दिया गया, इन्हें पुरस्कार दिया गया संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह, और इस पुरस्कार का नाम है आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल। हाँ भैया स्कूल का नाम लिख लो, आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल है। तो बेटा यूएई में शारजाह, और इन्हें जो पुरस्कार मिला है कहाँ से ताल्लुकात रखती है? तिरुवनंतपुरम, ये मैं बोलना। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार, तो बेटा ये हाँ साउथ ही में कम मॉर्टिन जला लिखा। जो नए बच्चे हैं वो मॉर्टिन वाला जोक अभी अगले साल समझेंगे, है ना? चलो भाई मच्छरदानी वाले जो है गाय के गोबर का प्रयोग करें। हाँ चलो भैया, अब जिन्हें अब ये भी नहीं पता कि केरल कहाँ है वो नक्शे पे देख लो, ठीक है? बिल्कुल ही जिन्हें नहीं पता ये भारत है, भारत के बिल्कुल इधर एकदम दक्षिणी। कौन से भैया तट पे पड़ता है? तो पश्चिमी, ठीक है, ये याद रखना। अब तुमसे सवाल ये कि मालाबार तट कहाँ पर है? इधर ऐसे इधर से नहीं काम करेगा बेटा, इसे नहीं पता डिस्क्रिप्शन की बड़ौदा, केनरा, मालाबार ये क्या है? उनकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। देखो किस देश ने स्पेस क्राफ्ट शेंजो 18 लॉन्च किया? बताओ बेटा, ये याद रखना स्पेस में इस हाँ शेंजो चीन। बेटा जो बच्चे चीन कह रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे सही कह रहे हैं। अब तुम समझना बात को। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सुनो हुआ ये कि बेटा ध्यान देना 2011 में चालू कर दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अब आप कहोगे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन क्या है? तो भैया ये बनाया था यूके, यूएसए, रशिया, कनाडा और भैया जाक्सा। तो ये जाक्सा कौन है? जापान। इसी समय पे बेटा चीन था, चीन अकेले में खड़ा हुआ रो रहा था। चीन कह रहा था कि हमको भी शामिल कर लो, तो इन्होंने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें पैसा नहीं है। उसी समय चीन ने दिल पे ले लिया और चीन ने खुद का स्पेस स्टेशन बना के ऊपर लॉन्च कर दिया। तो इस समय 2 ही स्पेस स्टेशन है पूरे अंतरिक्ष के अंदर, एक इन 5 की मिलीभगत और दूसरा चीन का अकेला। अब चीन ने अपने इसी स्पेस स्टेशन के अंदर 3 यात्री भेजे, अभी दिखा रहा हूँ, पहचान लेंगे, ठीक? अब सुनो मजे की बात, ये स्पेस स्टेशन क्यों बनाया जाता है? बताओ भैया, ये स्पेस स्टेशन क्यों बनाया जाता है? जल्दी बताओ, क्या जरूरत है इसकी? हाँ क्यों बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन? ये पृथ्वी पे नहीं होता, स्पेस में होता है, टंगा होता है, घूम रहा होता है, धीरे धीरे करके जियोसिंक्रोनस मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक? तो बताओ इसे क्यों बनाते हैं? अब ये बताओ बाइक कैसी है और रोड कैसी है, इसका टेस्ट तो तभी होगा ना जब बाइक रोड पे उतारो। तो आज से 50 साल बाद परिकल्पना करी जा रही है कि हमारी पृथ्वी अगर नष्ट होने की कगार पे, वैसे तो अभी पृथ्वी की लाइफ बची है क्योंकि वो 4.5 बिलियन साल ही पुरानी हुई है, ठीक है, वो तो बहुत पुरानी है। सूर्य पे भी ईंधन खत्म होने के 5 लाख साल बाद सूर्य का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल मतलब भैया 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, ठीक? तो ये याद रखना। तो कहीं ना कहीं हम मार्स पे जीवन खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मून देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अर्थ की हम जुड़वा बहन देख रहे हैं, मिल भी गई हमको 1-2, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा जब करेंगे तो क्या इतना आसान है कि हमने देखा कि त्रिवेणी आ रही 9:45 की ब्रीफकेस पैक करा और चढ़ गए? नहीं बेटा, 15 साल, 20 साल, 30 साल से इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर मानव रह के देख रहा है कि नाखून कितनी जल्दी बढ़ते हैं,
बाल कैसे बढ़ रहे हैं, जीवन संभव तो सांस ली जा रही, बालक पैदा करे जा सकते हैं, सबसे जरूरी चीज होगा। और दूसरी बात आपको जान के हैरत भी होगा लेकिन दुख भी होगा। हैरत ही होगा कि वहां पर यूरिन पेशाब फिल्टर करके पीनी पड़ती है, वही पियोगे कहाँ उसको भेजोगे, क्योंकि वहां कुछ भी तुम्हारा ब्रश है वो भी हवा में उड़ रहा है, नो ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जहाँ नहीं होती वहां पे समझ ही सकते हो सब फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम कभी इनकी वीडियो देखना, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। ये आराम से उड़ते उड़ते थप्पड़ मार के उधर उड़ गए, सुपरमैन की फीलिंग आ रही है। हाँ देखी थी वीडियो। तो बेटा याद रखना चीन ने क्या करा, चीन ने ऐसी खोज के लिए, बेटा ये रहे तीनों, क्या वो गिर गए? बेटा यहाँ ग्रेविटी है, यहाँ ग्रेविटी है, यहाँ अगर तो ऐसे करोगे तो कोने पड़े होगे। चीन ने भेजे, भारत भी बहुत दूर है। चलो देखो बेटा, तो ये तीनों जो हाई फाइव देने की इच्छुक है, इन्होंने भैया ये शेंजू 18 को लॉन्च कर दिया। और ये किसने करा है तो ये मत याद रखना चीन ने करा। और बेटा इनका खुद का स्पेस स्टेशन का नाम याद रखना, उसका नाम है तियानगोंग स्पेस स्टेशन। वो ISS है जो 5 देशों ने बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये बोले हम भी ISS ना रख के नाम रखेंगे TSS। बेटा तियानगोंग स्पेस स्टेशन देखिए बेटा, देखना उसमें वीडियो चल रही है, कुछ और ना चल जाएगी मेरे का ऐसी बात है। हंस रहे हैं, इसका मतलब मसाला है फोन के अंदर। चलिए सामने ध्यान दीजिए बच्चों। चलो बेटा कौन सा स्पेस स्टेशन है? TSS। चलो लो दर्शन भी करा दे रहे हैं तुम्हें TSS के लिए। और इनने बनाना कब शुरू करा था? 1992 में, समझ गए? 1992 के अंदर। अरे बहुत जबरदस्त बनाया। इसमें इन्होंने क्रू सेल, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, यहां रहेगा क्रू इसके अंदर, ये देखो ये मजेदार है। छोड़ो इस पे, अंतिम प्रश्न बताओ। हाँ भैया, आटाकामा डिजर्ट सबसे ड्राईएस्ट जगह है, लेकिन ये मैं इतना तो हिंट दे रहा हूँ, नॉर्थ या साउथ अमेरिका में से कहीं एक है। कहाँ है? हाँ सही। तो बेटा जिन लोगों ने दक्षिण अमेरिका बोला है, बिल्कुल उनकी